अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के हवाले से तो चीज़ें चल ही रही हैं, लेकिन ये है कि और भी पाकिस्तान की कमबख्ती की चीज़ें चल रही हैं। अजीज़ दोस्तों, धुरंधर फिल्म का कैरेक्टर जो था अक्षय खन्ना का, रहमान डकैत का, तो ख़ानदानी डकैत हैं ये। इनका कज़न यहाँ पे बैठा हुआ है जो इनकी लूट की, इनकी जो लोगों को अपहरण करके, अगवा करके, किडनैप करके जो रैंसम ली जाती थी, जो पैसे लिए जाते थे, वो अक्सर लंदन में ये साहब लेते थे। आजकल वो बहुत हीरो बने हुए हैं और लियारी की तारीफ़ें कर रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा है तो जाके दिखाओ ना लियारी। तुम तो अभी जा ही नहीं रहे। पिछले 15 साल से यहाँ लंदन भागा हुआ है। जब रहमान डकैत के मरने के बाद उज़ैर का जब दौर था तो तब तो खूब वो अय्याशी कर रहा था, वहाँ पे इलेक्शन में भी खड़ा होता था। लेकिन फिर जब ऑपरेशन शुरू किया गया उज़ैर डकैत के खिलाफ तो भाग के लंदन आ गया, तब से ये वापस नहीं गया। तो रहमान डकैत का बेटा कराची में पकड़ा गया है इलीगल हथियारों के साथ और मैगजीन्स के साथ। तो ख़ानदानी डकैत हैं, इनका काम ही डकैतियाँ करना है। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर मैं आपको दूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त केपी की वादी तीरा में बर्फ़बारी हो रही है और पिछले 1 महीने से वहाँ पे मिलिट्री ने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। और उस ऑपरेशन का नतीजा ये है कि सबको खाली करा दिया है। वादी तीरा के सारे गांव खाली करा दिए गए हैं और इतनी बर्फ़बारी में इन लोगों को निकाल के बोला है कि दूसरी जगह जाओ। तो कोई कैंपों में रह रहा है, कहीं कैंप डाल के रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, इतने ख़तरनाक मौसम में। तो आप मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान और केपी के लोगों के दिलों में आप मोहब्बत जगा रहे हैं इस तरह। वादी तीरा की हाल इतना ख़राब है वहाँ लोगों का कि जब मरने लगते हैं तो वो कहते हैं फिर 4-5 फौजियों को मार के ही मरे हम। इतनी कुत्ती फौज है ये कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इनकी बदमाशियों का और इनकी हरामीपन का, कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी हरामखोर फौज है ये। अजीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में अभी एक प्रोग्राम हुआ था। ये महला का समदानी हैं, पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में हैं शायद, और ये पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बोलती हैं। इन्होंने अभी एक प्रोग्राम किया था जिसमें मोहित पीरज़ादा, आयशा सिद्दीक़ा साहिबा जो हैं उनको भी बुलाया था। उसमें मोहित पीरज़ादा ने कि टीटीपी के अटैक क्यों बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, उस पर खुल के उन्होंने चर्चा की है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा आपके सामने ये भी रखूँ। Now, coming back to the previous question that, the Pakistan complains, of course, Pakistan is building up a case that all its problems in the erstwhile FATA, in the TTP, are because of the support of the Afghan Taliban. Well, there might be certain elements of truth in it, but the Pakistani problems in FATA starting from 2002, 3, 4, and when Pakistan started formal military operations in 2024, and since now, this is the 23rd large-scale military operation, which according to the DG-ISPR has thousands of intelligence-based operations. For instance, when they gave the summary in January 2026, they said that last year they were carried more than 75,000 or 80,000 intelligence-based operations within the framework of what is referred to as the 23rd grand operation in the erstwhile FATA. The first one probably started in 2024. So if you look in the space of 20 plus years, if Pakistan is carrying the 23rd operation against the erstwhile FATA, the Afghan Taliban are nowhere supporting the FATA insurgency in 2004 or 5 or 6 or 7 and onwards. In fact, since I was present in Pakistan in all this time period, I was attending all the briefings which the Pakistani military gave at the highest possible level or at the level, at the regional or local level. The Pakistani military never blamed Afghan Taliban. They blamed United States, they blamed India, they blamed United States and India for supporting the TTP in the Pakistani areas. This was normal. I mean, and they couldn't have blamed the Afghan Taliban. They were sitting right there in Pakistan itself. Pakistan was
was giving sanctuary to the Afghan Taliban leadership at the time. So look at the ridiculous situation. The Afghan Taliban leadership was sitting in Islamabad, was sitting in Quetta, was sitting in Peshawar. The Americans were breathing on to get them out, to arrest them. And you know, since we always believed, I mean, nationalism is a huge problem, so we believed the Pakistani military's briefing. On several occasions, I placed the Pakistani military's perspective with the top American diplomats, ambassadors, deputy chief of the mission, the other people. I said that, look, you know, we have reason to believe this thing, that Americans are supporting the TTP. You're playing a double game. You're also attacking them. And they would look surprised. They said, look, we are using, I mean, give us this ridiculous situation that we have created TTP. We are supporting TTP and we are attacking them and killing them with the help of the drone strikes. How many TTP leadership have you killed? So similarly, yes, the Afghan Taliban might be sympathetic to the TTP. There are cultural, ethnic, religious kind of tribal linkages between them. But to basically make the argument that the TTP derives all its support from the Afghan Taliban is a very bogus argument. Once again, this, as you suggested in your question, is a Pakistani military's attempt to create something, some sort of initiative in the region in which they can get same kind of leverage, same kind of support from the United States, which they probably had in 1980s against this, during the Soviet invasion and subsequently after 9/11. So far, it hasn't really happened. And when you come back to the Paul Jones memo, which he sends to the Elizabeth Horst from the lobbyist, you basically see that the complete grand design is exposed in front of you. अजीज दोस्तों, हमारे एक बुजुर्ग लीडर हैं पाकिस्तान के, जावेद हाशमी साहब। वैसे तो मैं इनको इतना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे पसंद ना करने या किसी के भी पसंद ना करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके साथ अत्याचार करें। हर आदमी की अपनी सोच है, सोच का इख्तलाफ होना चाहिए। सोसाइटी में एक दूसरे के सोच को जगह देने से ही सोसाइटियाँ मजबूत होती हैं। जावेद हाशमी साहब मुस्लिम लीगी थे, बहुत कट्टर मुस्लिम लीगी थे, इतने नवाज शरीफ के करीब थे कि जब मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग के ऊपर ऑपरेशन किया, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को भगा दिया सऊदी अरब, ज़्यादातर मुस्लिम लीगी भाग गए, कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, किसी और एक काफ लीग बनाई गई थी जिसमें ज़्यादातर तो काफ लीग में चले गए थे। जावेद हाशमी उस वक्त प्रेसिडेंट बने मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के और डट के खड़े रहे। उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे भी चले मुशर्रफ के दौर में, लेकिन जब मुशर्रफ के दौर के बाद जरदारियों का दौर आया तो नवाज शरीफ जरदारियों के साथ मिल गए, तो जावेद हाशमी नाराज़ हो गए कि आप इन लुटेरों के साथ, इन डाकुओं के साथ मिल गए, तो उन्होंने मुस्लिम लीग छोड़ दी। फिर इमरान खान का जब पतंग उड़ रही थी आसमान में, तो इमरान खान के जो बयान होते थे उसमें अक्सर लोग धोखा खा गए थे कि इमरान खान इज़ वेरी सिंसियर, हालांकि मैं तो शुरू से पता था कि ये हरामी है। तो फिर ये इमरान खान की पार्टी में चले गए। इमरान खान ने उनको पीटीआई का चेयरमैन भी बनाया था, या चेयरमैन तो खुद था, प्रेसिडेंट बनाया था। लेकिन कुछ ही अरसे में उन्होंने देख लिया कि ये तो आर्मी का बी ग्रुप है, तो उससे निकल आए। एक तरफ 18,000 लेके ज़िंदगी की गुजारे कर रहा है, एक तरफ 15-20 लाख से तनख्वाह है, 30 लाख तनख्वाह है जनरलों की, वजीरों की, सदर ममलिकत की, जजेस की। ये लूट रहे हैं दौलत सीधी साधी। ये तो वो है। और जो इसके अलावा है, प्लाट, एक प्लाट का 10-10 करोड़ रुपया है। और जो रहील शरीफ, जो जितना शरीफ बनता है हमारे मुल्क के जनरलों का, उसने तो एक प्लाट ले लिया था जो लोग कहते हैं 40 अरब का प्लाट, 4 अरब का प्लाट है रहील इस हिसाब ने जो ले लिया। मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात की भी उसको इंक्वायरी करा दें पब्लिकली, वहीं अदालत लगाएं लोगों की, जजेस की। जब तक आप अपने दामन को साफ नहीं करेंगे, लूट मार का पैसा लेके या तो आप जा सकते हैं मुल्क से बाहर, भाजपा साहब बाकी आप चले गए हैं, या जो ये जावेद हाशमी, इनका कसूर ये है कि ये आर्मी को खोल कर टारगेट करते हैं। मुशर्रफ के पीक पीरियड में भी इन्होंने टारगेट किया। अभी बलूचिस्तान के हालात पे इन्होंने ट्वीट की और इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात पे मेरा दिल गमज़दा है। कई साल की नाकाम पॉलिसियां और बलोच अवाम को ग़ुलाम बनाने वाली सोच का अंजाम यही होना था। इस्लामाबाद
आपके पास महरंग बलोच आई, बलोच खवातीन आई, उनका मुतालबा क्या था कि उनकी बात सुन ली जाए, उनके मिसिंग पर्सन्स को निकाला जाए। आपने तो उनको भी गिरफ्तार करके जेलों में डाला हुआ है कई महीनों से। बलोच अवाम को आप कुछ दे नहीं रहे, सिर्फ गोलियां दे रहे हैं। काश आप अपनी बैरिक्स में रहते। फौज को कहा है कि काश आप अपनी बैरिक्स में रहते और प्रोफेशनल ड्यूटीज करते, ये सियासत और ये सब चीज़ें ना करते। नतीजा ये निकला कि आर्मी ने रात के अंधेरे में जावेद हाशमी जो अपनी बेटी के घर पे रहते थे, उनके घर पे धावा बोल दिया और उनकी बेटी, दामाद को गिरफ्तार करके ले गए। इनके नवासे के ऊपर टॉर्चर किया। अब आप और क्या इस मुल्क में बचा है? आपने जेल जाने के लिए तैयारी कर दी थी, ये पैगाम भी उन्होंने भेजा था, तो मैं तैयार होकर गया, लेकिन उन्होंने जायद बार हाशमी को गिरफ्तार कर लिया और इस बच्चे को वहाँ से मरहम पट्टी कराई हमने। तो इस तरीके से इन्होंने जो यहाँ पर एक इंतहाई ज़ालिमाना अंदाज से ये घरों को घेर लेते हैं। और वो मुझे भी कह रहे थे कि जो आप ट्वीट्स भेजते हैं तो आप हम अब आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं समझा मुझे लेने के लिए आए हैं। तो मेरे घर के सारे को उन्होंने घेरा हुआ था, नवाज शरीफ और बच्चे सारे थे। तो जब इसको खून का धारा छूटा है तो इसकी वालदा इसको लेके और इसका बाप वो भागे हैं, क्लीनत किए थे। उसके बाहर उन्होंने 4-5 गाड़ियाँ लगा के और उसको रजिस्टर शाहजेब ने कहा कि भाई मेरा बच्चा है, आप मुझे जानते हैं, हम कहीं जो भाग के नहीं जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने साथ वहाँ पे 3-4 सिपाही बिठाए, गाड़ियाँ आगे पीछे की, तो फिर जाके क्लिनिक में हमें पहुँचने का मौका मिला और बच्चे की मरहम पट्टी हुई। ये इस तरीके की जो जब आप इख्तिलाफ राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नाम की नहीं है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कहते हैं बलोचों को कि हमने आपको राइट्स दिए हैं, रत्तोडेक में जॉब करनी है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन खुली हुई है, आप करें। भाई मुझे ये बताएं, बलोचिस्तान में तो इंटरनेट ही नहीं है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें? इसका मतलब बाकी पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बातें हैं सब, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आगे पाकिस्तान के इश्यूज पे जाने से पहले एक अफ़गानिस्तान के हवाले से, कि अफ़गानी एनालिस्ट जो हैं वो बड़े दावे से कह रहे हैं, जो कि सच भी है, कि 5 साल तकरीबन होने को आए तालिबान को आए पावर में आए हुए। तालिबान ने अफ़गानिस्तान को करप्शन से आज़ाद कर दिया है। जितना कर्जा था अफ़गानिस्तान पे वो सब भर दिया है। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी है। ड्रग्स की फार्मिंग भी बंद हो गई है, कल्टीवेशन भी बंद हो गई है और ड्रग की सप्लाई भी बंद हो गई है। जितने ड्रग्स के एडिक्टेड थे उनकी रिहेबिलिटेशन भी हो रही है। हमारी करेंसी की प्राइस बढ़ गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई है। कई कुएं तेल के खोदे गए हैं और पेट्रोल भी निकल रहा है, कई मिनरल्स भी निकल रही हैं। बात सारी सही है। ह्यूमन राइट्स कहाँ है? सबसे पहले आपकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन औरतें हैं, क्योंकि आप 45-46 साल से जंगों में लगे हुए हैं, तो आपके आदमियों की तादाद कम है, औरतों की ज़्यादा है। औरत तो आपको बाहर निकालने की इजाज़त नहीं। आप सोचें कि एक औरत अकॉर्डिंग टू तालिबान की इस्लामी शरिया
वो अपने महरम की इजाज़त के बगैर घर से नहीं निकल सकती। जंग में उसका भाई बाप बेटा सब मारे गए, शोहर मारा गया, तो वो किसकी इजाज़त से बाहर निकलेगी? जॉब कर नहीं सकती कोई औरत, तो फिर वो खाना कैसे खाएगी? अगर वो बेवा है, उसके बच्चे हैं, बच्चों को कैसे पालेगी? ये जुल्म है। बेशुमार अच्छे काम कर रही है तालिबान, लेकिन जो ये औरतों के साथ कर रहे हैं वो बहुत बड़ा जुल्म है। औरत को तालीम हासिल नहीं करने देनी, औरत को जॉब नहीं करनी। शराफत के दायरे में भी तो रह के औरत जॉब कर सकती है। जरूरी तो नहीं कि वाहियात काम करेगी औरत। आप वाहियात काम के ऊपर रोक लगाएं, लेकिन उसको अच्छे से, इवन आप हिजाब के अंदर भी उसको निकलने तो दें घर से। ये ज्यादती है। और आदमियों के साथ भी सर्टेन इश्यूज पे बहुत ज्यादती है, जैसे दाढ़ी, जैसे खत बनाना, डिज़ाइन बनानी दाढ़ी की मना है। इसी तरह म्यूज़िक बैन है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सारे तोड़ दिए गए हैं। तो देखिए, म्यूज़िक एक थेरापी है, म्यूज़िक एक स्ट्रेस रिलीज़ करती है। मेरी नज़र में तो म्यूज़िक इज़ वंडरफुल। आपने ये सब बैन किया हुआ है तो ये गलत है। अजीज दोस्तों, म्यूज़िक पे बात याद आई कि मैं म्यूज़िक का बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हूँ, और इतने भारत के जो सिंगर आए हैं उसमें मैं सिर्फ एक नाम आज तक लेता आया था जिनको मैं देवता मानता था, किशोर दा। मैं समझता हूँ किशोर दा जैसा पूरी दुनिया में कोई सिंगर आया नहीं। उनके किसी भी गाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ जाए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अजीब सी मेरी कैफियत हो जाती है। फीमेल सिंगर्स में लता जी भी आई, आशा जी भी आई, अलका जी भी आई, कविता जी, कई बड़े बड़े नाम आए और बड़े ज़बरदस्त। लेकिन मैंने देवी अगर किसी को माना है तो श्रेया घोषाल जी हैं। वो जो किशोर दा की आवाज़ की मुझे कैफियत होती है वो श्रेया जी की आवाज़ में होती है। वो उनका गाना आ जाए तो मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं गाड़ी में फैमिली के साथ जा रहा हूँ कहीं, तो मेरा बेटा अपनी प्लेलिस्ट लगाता है, तो जब देवी जी का गाना आता है तो सबको पता है कि मैं श्रेया जी का नाम नहीं लेता, तो मेरा बेटा कहता पापा आपकी देवी जी का गाना है। तो ये सिर्फ एक ऐसे ही बात निकली तो मेरे को याद आया। अजीज दोस्तों, स्पेन में इमिग्रेशन खुली है। सुना है कि स्पेन इमिग्रेशन दे रहा है और इलीगल्स को लीगल कर रहा है, और शायद अप्रैल टू जून तक का टाइम दिया गया है कि इस अरसे में जो भी आएगा सर्टेन प्रूफ के साथ तो हम 5 लाख इलीगल्स को लीगल करेंगे। अब उसमें सर्टेन कंडीशंस ये हैं कि आप शायद 2 साल का उन्होंने पीरियड रखा है कि 2 साल से स्पेन में रह रहे हैं, भले इलीगल रह रहे हैं, लेकिन आपको सबूत देना होगा। तो मुझे याद आया कि 99 की एंड में जब मैं बेल्जियम से मुझे जाना था, कहीं मूव करना था, मैंने अपनी दुकान बेच दी, सब कुछ कर दिया, तो मुझे एक टेम्पररी पीरियड के लिए बेल्जियम छोड़ना था, तो मैं स्पेन चला गया। वहाँ पे काफ़ी दोस्त उधर गए थे। तो जब मैं स्पेन गया ना तो वहाँ पे इमिग्रेशन खुली थी इसी तरह की। उसमें भी कंडीशन ये थी कि आप 2 साल के कोई प्रूफ लाएं कि आप इधर रहे हैं। तो कई पाकिस्तानी निकल पड़े थे एजेंट बन के, जिनके पास लीगल स्टेटस था, तो वो पूरे यूरोप के पाकिस्तानी उधर आ गए थे। तो उसमें सबसे पहले आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट देना होता था, नंबर 1। नंबर 2, आपको प्रूफ देना है कि आप इधर रहें, तो 2-3 प्रूफ देने होते थे। तो यकीन माने कि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ऐसे मौके पे बड़ा कोऑपरेट करती है। माल भी बनाने वाले बनाते हैं, लेकिन रात भर बैठ के दिन रात पासपोर्ट इशू कर रही होती है। और मेरी नज़र में ये गलत काम है, क्योंकि आप स्पेन के जो उन्होंने कंडीशंस रखी हैं उसको गलत तरीके से पूरा कर रहे हैं। हर आदमी को आप उठा के पासपोर्ट दे रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर वो लोग होते थे, कोई जर्मनी से आया है, कोई बेल्जियम से आया है, कोई फ्रांस से आया है, तो उनके पासपोर्टों पे वो उस मुल्क का वीज़ा लगा होता था, इस मुल्क का। तो इनको
थोड़ा नाम में भी चेंज करके और दे देते थे। मुझे याद है कि मैं मैड्रिड जब मेरी बीवी को पाकिस्तान से लेके मैं जब जून 2000 में मैड्रिड पहुंचा था, तो मैं उस वक्त मैड्रिड में रहता था, तो मैं और मेरी बीवी पहले ही दिन घर का ग्रोसरी और कुछ सामान लेने के लिए निकले, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान गया हुआ था बीवी को लेने, बीवी को लेके पहुंचा, तो अब सब चीज़ें घर के लिए, कुछ बर्तन भी लेने थे। तो हम शॉपिंग करके, मेरे दोनों हाथ में थैले थे और हम मेट्रो की सीढ़ियों पे थे, तो मेरे पाँव में कुछ सिक्के गिरे, कॉइन्स। तो मेरे हाथ में थैले थे और मैं देख रहा हूँ कि सिक्के गिरे, तो इतनी देर में एक आदमी आया और मेरे पतलून के दोनों पायचे पकड़ के यूं यूं करने लगा। अब एक सडन कैसी कैफियत होगी, मेरे हाथ में थैले हैं, मैं सोच रहा हूँ ये सिक्के मेरे कैसे गिरे, मैंने तो जीन्स पहनी है, और ये कर क्या रहा है। समझ लें 5-10 सेकंड का मौका होगा वो, फिर करके उठा और भाग गया। मैं सोचता ही रहा, लेकिन खैर मैं और मेरी बीवी मेट्रो की सीढ़ियाँ उतरे, जाके मेट्रो में बैठे ना सीट पे। मैं उसी सोच में था कि हुआ क्या, तो अचानक मुझे याद आया कि मेरी पीछे की एक जेब में पर्स था जिसमें मेरा फ्रेंच पासपोर्ट, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट, मेरी बीवी का पाकिस्तानी पासपोर्ट, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सब था, और दूसरी तरफ पर्स था जिसमें पैसे और कुछ और चीज़ें थी। मैंने दोनों तरफ हाथ मारा, दोनों बटुए गायब। तो फ्रेंच एम्बेसी तो मैं फ़ौरन गया, पुलिस रिपोर्ट, उधर ही मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस स्टेशन था, उसके पास रिपोर्ट करा के फ्रेंच एम्बेसी गया। उन्होंने हाथ के हाथ मुझे फ्रेंच पासपोर्ट बना दिया मेरा, क्योंकि खाली मैंने नाम है, डेट ऑफ बर्थ और सब डाली, उन्होंने कंप्यूटर से निकाल के मुझे बना दिया पासपोर्ट। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट वाइफ का। तो मैं पाकिस्तान एम्बेसी गया, तो पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर तक पाकिस्तानी लाइन में लगे हुए थे, 1 किलोमीटर तक, और वो महीना था जून। लेकिन उसमें भी पाकिस्तानी जो गांव के लोग आते हैं, तो कोई कंबल लेके आया हुआ है, कोई पता चला वो 2-2 3-3 रातों से, दिनों से वहीं बैठे हैं। एक आदमी उठ के खाना लेके आता है 3-4 आदमियों का, और इस तरह बैठ के खा लेते हैं। 3-4 दिनों से लाइनों में बैठे हुए थे। तो खैर मैं गेट पे गया, मैं तो लाइन में नहीं लगता था, मैं तो इमिग्रेशन के लिए नहीं आया था। मैं गेट पे गया तो एक ऑफिसर खड़ा था उधर और लोगों को फॉर्म वगैरह ले रहा था। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरा ये इमिग्रेशन का मसला नहीं है, देखें मैं फ्रेंच सिटीज़न हूँ और मेरी बीवी को अभी लेके आया हूँ पाकिस्तान से, और हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट गुम हो गया, ये पुलिस रिपोर्ट है। तो उसने कहा अंदर आइए। अंदर ले गया और मेरे नोट वगैरह करके इसने कहा कि ये आपका पासपोर्ट आप खुद ही लिख लें अपने नाम। उस ज़माने में टाइप वाइप नहीं होता था, नाम हाथ से लिखते थे। तो मैंने कहा क्यों? बोला हमारे पास ये लाइन क्यों लगी हुई है? इसलिए कि हमारे पास लिखने वाले नहीं है, ये सब अनपढ़ हैं। वो पासपोर्ट लिखने वाले हमें लोग चाहिए। तो अगर आप मेहरबानी होगी कुछ घंटे, या आपकी बीवी भी पढ़ी लिखी है, तो आप हमारे पासपोर्ट हम आपको देंगे। तो 200-300 पासपोर्ट आप लिख दें, 200-300। तो हमने उधर बैठ के पासपोर्ट पे नाम भरे थे। इस तरह पाकिस्तान इल्लीगली अपने लोगों की मदद करती है। तो अब वापस ये हुआ है। उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग फिर, अब आजकल तो इंटरनेट इतना आम है, मुझे याद है उस ज़माने में ये भी था कि किसी स्कूल का नाम इंटरनेट से निकाला, इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल का, और फिर मैड्रिड में या स्पेन में कहीं भी, बार्सिलोना में, और फिर उसका आईडी कार्ड बनाते थे। तो वो ऐसे बनाते थे कि कागज़ पहले तो आपने कंप्यूटर पर बैठ के हेडिंग में उसका स्कूल का नाम, एड्रेस वगैरह डाला, फिर आपने नेम, जिसको वो बेचना है प्रूफ, उसका नाम अल्लाह देता, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये, और कोर्स इंग्लिश एलिमेंट्री, डेट। अब आपने 2 महीने का प्रूफ, 2 साल का प्रूफ देना है ना, तो आप 2022 से 2023 से 2025 तक का कोई भी एक, या 2023 का आपने 3 महीने का कोर्स, अब वो हो गया, वो प्रिंट किया आपने। ऐसे इतना सा आईडी कार्ड तो इतना सा होता है, बैंक कार्ड जितना, आपने एक ही पेज पे 8 लोगों के बना लिए, ब्लू कलर का हेडलाइन डाली और कलरफुल फोटो की जगह रखी, मोहर स्टैंप भी बन जाती है, स्टैंप बना ली फ़ौरन। उस ज़माने में मुझे याद है एक साहब थे, उन्होंने आलू को काटा, बीच में इस चपटी जगह पे खोद के सुई से उसने मोहर जैसा बनाया था।
तो ये प्रिंट किया, 8 उस पर फोटो लगाई सबकी, साइन मारे, स्टैंप लगाई और उसको 8 काट, क्या इतना बैंक कार्ड जितना, प्लास्टिक कोटिंग कर दी, सख्त किस्म का कार्ड बन गया ना। इस तरह किसी सस्ते लॉजिस होते हैं, होटल होते हैं, उनको जाकर समझाया कि मुझे रसीद बना के दे दो, 2 साल पहले मैं रहा था, मैं तुम्हें 100 यूरो देता हूँ। इस तरह चीज़ें होती हैं। इलीगल काम में पाकिस्तानियों से आगे बढ़ के कोई नहीं है अजीज़ दोस्तों। दिस इज़ द सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।